Okay. So in previous video, we have seen first question of our work energy principle, where we have utilized the work energy principle for the question of inclined plane, whereas for horizontal plane question. Now here, if you can see the figure, you can clearly see it is a question of spring. Okay. So if such type of questions are there, how to solve it? Now we will learn in this video. The question we need to read out first. A collar of mass 10 kg. For that purpose, what does it mean by a collar? Collar means is nothing but एन मैकेनिकल कंपोनेंट, है ना. तो ऐसी चीजें देखो, जैसे आपने कई बार ये देखा होगा, ऐसे सर्कुलर रिंग्स होती है, देखो मशीन्स में लगे होते हैं, मशीन कंपोनेंट में, है ना. तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉलर ऑफ मास 10 kg मूव्स ऑन अ वर्टिकल गाइड एज शोन इन फिगर. तो ये जो वर्टिकल गाइड है ना, इसके ऊपर अगर कोई चीज मूव कर रही है तो ऑफकोर्स इट शुड बी लाइक दिस, है ना. ऐसे सर्कुलर मैनर में आपके रॉड को उस रॉड के ऊपर वो अटैच है, जो कि उस पर ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा है. तो ऐसी चीजों को टेक्निकल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कॉलर. ठीक है, ओके. तो उसका मास हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ दैट कॉलर इज 10 kg. ओके. सो एज वी हैव फॉलोड कि हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, पढ़ने के साथ में हमें जो भी चीजें उस पे से समझ में आती है वो हम लिखेंगे एज अ गिवन डेटा. ठीक है. तो अब जब हमने ये फर्स्ट लाइन रीड आउट की, वी गेट टू नो दैट मास ऑफ दैट इज गिवन टू अस एज 10 kg. ओके. ठीक है. वर्टिकल गाइड एज शोन इन फिगर, निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन बिटवीन द गाइड एंड कॉलर. तो ये जो पॉइंट है ना, निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क एनर्जी को हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन रहने ही नहीं वाला है. ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कॉलर आफ्टर इट हैज फॉलन 700 mm. मतलब यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फॉल होगा, उसका डिस्टेंस हमें मेंशन किया हुआ है. डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस फिलहाल हमारे लिए एज अ हाइट वर्क कर रहा है ना, ए से बी के लिए. तो ये जो हाइट हमें दी हुई है, द हाइट इज गिवन टू अस एज 700 mm. ठीक है, ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पोजीशन ए. तो पहले भी हमने देखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर है, इसका मतलब ए पॉइंट पे की वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है, 0. ठीक है ना. अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है मतलब उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, 0. द अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 200 mm. अब अनस्ट्रेच लेंथ मतलब आपको उसके लिए प्रीवियसली हमने जो फॉर्मूला वाला वीडियो बनाया है उसके ऊपर जाना होगा. जब आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्प्रिंग के जो फॉर्मूलेज है उसके लिए हमें अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ स्प्रिंग की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है L0 की. ठीक है. तो वो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दी हुई है एस 200 mm. ठीक है. एंड इट्स स्टिफनेस की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 200 न्यूटन पर मीटर. तो इसका मतलब हमें के की वैल्यू भी दी हुई है 200 न्यूटन पर मीटर. ओके. ठीक है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी गेट टू नो दैट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg. हाइट जहां से आपका ऑब्जेक्ट फॉल आउट हो रहा है दैट इज ऑफ 700 mm. वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 0 and unstretched length of that spring is 200 mm. The value of K is 200 Newton per meter. Now, before solving this, one point we should keep it in mind is, for any of the problem, we should always maintain uniformity of units. So here if you can see, the value of K is in Newton per meter, whereas the value of L0, H is in mm. So when we will be putting these values in the formula ना, हमको उसको either we need to convert this in mm or we need to convert this into meter, so that the uniformity of units will be maintained. ठीक है, okay. So we'll convert that later on once we'll be utilizing these values. So now for the solution. अब ultimately what we are interested to know is फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कॉलर आफ्टर इट हैज फॉलन 700 mm. मतलब जब वो ए से बी पे आया, तो अल्टीमेटली हमें इंटरेस्ट किस चीज में है, हमको चाहिए है वेलोसिटी एट पॉइंट बी. ठीक है. वी आर इंटरेस्टेड टू नो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी. ठीक है. तो अगर आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का इम्प्लीमेंटेशन याद है, तो हमने सीखा है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम दो सिचुएशन में यूज करते हैं, या तो आपको डिस्टेंस पूछा हो या आपको वेलोसिटी पूछी हो. ठीक है. तो अभी इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी पूछी है, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूटिलाइज आवर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फॉर पोजीशन ए टू बी. ठीक है. जब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे फॉर पोजीशन ए टू बी, चलो हम करते हैं अप्लाई
work energy principle from A to B। ठीक है, A से B के लिए जब हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया तो ये बात तो आपको मालूम है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या बोलता है, दैट इज टोटल वर्क डन फ्रॉम A to B इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या बनेगा हमारा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल पॉइंट। तो आपका ये जो है हमारे ऑब्जेक्ट का, ये है हमारी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये जो है हमारे ऑब्जेक्ट की, ये है हमारी फाइनल पोजीशन। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। ओके, ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो समेशन ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो हमें चाहिए है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। सो एज दिस राइट हैंड साइड इज इजी टू सॉल्व, सो विल गो फॉर इट फर्स्ट। सो अभी हम हमारा जो जनरेटेड इक्वेशन है उसका राइट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, so that right hand side stands for right hand side। so हमारा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या है, हाफ एम वी बी स्क्वायर। सो हमें ये तो पता है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा 10 kg। ठीक है ना, सो वी विल पुट इट ओवर हियर एज हाफ इंटू 10 इंटू वी बी स्क्वायर। राइट नाउ हमारे पास वी बी की वैल्यू नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी वी विल गेट इट एज हाफ 5 वी बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो वो वैल्यू बनेगी हाफ एम बी ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं गिवन डेटा में आपको दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पोजीशन ए, तो हमने पहले ही गिवन डेटा में लिखा है, क्या लिखा है हमने, वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज 0। सो अगर वेलोसिटी एट पॉइंट ए 0 है, इसका मतलब आंसर फॉर दिस मस्ट बी 0। तो इक्वेशन 1 में की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये है 5 वी बी स्क्वायर, ये है 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नाउ वी विल मूव अहेड। अब हमें चाहिए है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन। अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें चाहिए टोटल वर्क डन। किसके लिए चाहिए है, पोजीशन ए टू बी। ठीक है, सो टोटल वर्क डन फॉर पोजीशन ए टू बी। तो अभी हमने पहले जैसे सीखा था फिर वापस वही करेंगे, 1 2 3 4 5 5 फोर्सेस जिसकी वजह से वर्क डन सीखा है वो देखेंगे। अभी जब आप स्प्रिंग वाला ये क्वेश्चन देखते हो, ब्लॉक ऊपर से नीचे जा रहा है, कोई भी एक्सटर्नल लोड दिया है क्या, नहीं। ठीक है, दूसरा हम चेक करते हैं वर्क डन फॉर एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अब मुझे बताओ, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन। इसका मतलब जब आप ए से बी पे आते हो, हाइट डिफरेंस जनरेट होता है। हाइट डिफरेंस अगर जनरेट होता है, इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, mgh। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, हमारी g की वैल्यू है 9.81, h मतलब क्या है, आपका ड्रॉप हाइट ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, तो हमारी हाइट है 700 mm। लेकिन एज आई मेंशन प्रीवियसली कि हमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स मेंटेन करना है, तो अगर हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स मेंटेन करें, 700 mm को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो इट विल बिकम एज 0.7। ठीक है, सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस विल गेट एन आंसर फॉर दैट एज 68.67 न्यूटन मीटर। ओके, और वी गेट इट एज 68.67 न्यूटन मीटर। ये हो गया हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। नाउ वी विल चेक फॉर थर्ड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
तो अगर आप याद करें क्वेश्चन में ही दिया था निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नहीं आएगा। चौथा हमने सीखा था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको स्प्रिंग अटैच किया हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा। फिफ्थ हमने सीखा था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो ये कोई ग्राफिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, इसीलिए इसके अंदर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स नहीं आएगा। तो दो चीज़ों की वजह से वर्क डन आएगा, एक तो आएगा ग्रेविटी की वजह से, दूसरा आएगा हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो अब हम निकालते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, फॉर दैट पर्पज वी शुड रिकॉल द फॉर्मूला फर्स्ट। हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग का फॉर्मूला हमने दो पार्ट में सीखा है कि अगर आपको सिंगल डिफ्लेक्शन दिया हो तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे हमें पोजीशन दी है ना, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, तो अगर पोजीशन के मैनर वाले क्वेश्चन थे तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओके, जहाँ पे x1 मतलब क्या होता है, L1 माइनस L0, x2 मतलब क्या होता है, L2 माइनस L0. This we have already studied in the videos where we have learned these formulas. Okay, so if you don't know this, please go for that video first, then you can check for this. ठीक है, तो L0 मतलब यहाँ पे क्या रहती है, अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ स्प्रिंग। सो L0 की वैल्यू इन क्वेश्चन हमें डायरेक्टली दी हुई है 200 mm। ठीक है, अब सवाल आता है, पहले हमें चाहिए वैल्यू ऑफ L1, देन वी नीड द वैल्यू ऑफ L2, तभी हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो L1 मतलब क्या है, तो आपका L1 मतलब आपकी पहली पोजीशन, तो ये है आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये है आपके ऑब्जेक्ट की सेकंड पोजीशन। ठीक है, पहली पोजीशन पे उसकी लेंथ कितनी है ये आपको बताना है, दैट इज L1। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्लियरली, ये आपका स्प्रिंग है। ठीक है, ये आपकी पहली पोजीशन पे यहाँ पे अटैच्ड है, तो ये जो पहली पोजीशन पे आपका स्प्रिंग अटैच्ड है, फॉर दैट पर्पज अगर आप इस लेंथ को देखो, ये लेंथ ही उसकी L1 है ना, ये लेंथ ही हमारी L1 है, राइट। तो ये जो L1 है वो आपको कैसे मिल सकती है, आप अगर इसको कीनली ऑब्जर्व करो, सो इट्स लुक लाइक अ ट्रायंगल। जहां पे आप देखो तो आपको ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 400 mm, राइट, ये वाला डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 300 mm, है ना। तो ट्रायंगल में आपके पास अपोजिट है, आपके पास एडजेसेंट है, आपको हाइपोटेनियस चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस इफ यू रिकॉल, तो अगर हमें हाइपोटेनियस चाहिए तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे इजीली करके उस पे से हम L1 L2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी गेट इट एज हाइपोटेनियस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब हमारे पास हाइपोटेनियस कितना है, L1। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो अपोजिट हमारा कितना है 300 mm, सो 300 mm स्क्वायर प्लस एडजेसेंट हमारा कितना है 400 mm, सो 400 स्क्वायर। सो L1 वी विल गेट इट एज रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो once you solve it, you will get an answer for L1 as 500 mm. You will get an answer for this as 500 mm. Similarly, ये हमारी सेकेंड पोजीशन है ना, तो अब ये अगर हमारी सेकेंड पोजीशन है, इसका मतलब कि ये वाला आपका पार्ट नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मैं अभी इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए डॉटेड मैनर में दिखाऊं, ये मेरी पोजीशन 2 है ना, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ बनना चाहिए मेरी L2। ये लेंथ अगर L2 है तो अब अगर इस लेंथ के लिए हम कीनली ऑब्जर्व करें तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में हमारे पास ये वाला डिस्टेंस अगेन 400 है, ये वाला डिस्टेंस भी 400 है। तो फिर से हम सेकेंड पोजीशन के लिए इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वापस से क्या बनेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब L2 स्क्वायर।
is equals to 400 square plus 400 square, right? So based on that, I'll be denoting it as 400 square plus 400 स्क्वायर. ठीक है, तो L2 स्क्वायर का स्क्वायर अगर इस साइड जाएगा तो दैट विल मेक इट एज अंडर रूट. तो इसका आंसर हमारे पास आता है 565.68 mm. ठीक है, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट एन आंसर एज 565.68 mm. अब हमारे पास वैल्यू आ गई L1 की, L2 की. इसका मतलब अगर हमारे पास अब L1 है, L2 है, L0 है, तो हम x1 और x2 निकाल सकते हैं. ठीक है, तो L1 माइनस L0 मतलब 500 माइनस 200. ठीक है, L2 माइनस L0 मतलब 565.68 माइनस 200. तो इस पे से x1 कितना आया 300 mm. ठीक है, x2 कितना आया 365.68. ओके, सो नाउ टू पुट डाउन दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला. हमारे पास x1 की भी वैल्यू है, x2 की भी वैल्यू है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल पुट दीज वैल्यूज टू कैलकुलेट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, सो आई विल मेक सर्टेन स्पेस ओवर हियर सो दैट वी कैन कैलकुलेट इट. तो अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बनता है हाफ. के हमें दिया हुआ है 200 न्यूटन पर मीटर. x1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 300 mm. अब वापस वही बात है, ये वैल्यू है न्यूटन पर मीटर में, हमारी वैल्यू है mm में. तो अभी रखते टाइम पे हम उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, विल कीप इट एज 0.3 स्क्वायर. ओके, विल पुट इट एज 0.3 स्क्वायर. अब हमारी x2 की वैल्यू क्या है 365.6. तो x2 की वैल्यू को हम कैसे रखेंगे 0.36. ठीक है, तो हमारी x2 की वैल्यू को हम क्या रखेंगे 0.365 स्क्वायर. ओके, व्हाई वी हैव पुट दिस वैल्यूज लाइक दिस, क्योंकि हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिया है. ठीक है, तो जब हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिया, वंस यू सॉल्व इट विल गेट एन आंसर फॉर दिस इज माइनस ऑफ 4.3 Newton meter. Okay, once you solve it you'll get an answer as minus of 4.3 Newton meter. So as it's work done unit will be Newton meter. तो अब हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया. जैसे हमने देखा है कि हम वर्क डन दो ही फोर्सेस की वजह से अप्लाई कर रहे हैं, बाकी की फोर्सेस की वजह से वर्क डन नहीं लग रहा है. ठीक है, तो अब हमने जो इक्वेशन जनरेट किया है उसके अंदर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो पहले तो हम हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं. हमने जो इक्वेशन जनरेट किया है वो क्या है, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए. ओके, सो टोटल वर्क डन हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी आएगा वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2. वर्क डन 1 मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हमें मिला है. ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें मिला है 68.67. वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमें मिला है माइनस ऑफ 4.3. ओके, सो वंस वी डू दैट वी गेट एन आंसर फॉर टोटल वर्क डन एज 64.34. ठीक है, ओके, सो 64.34 न्यूटन मीटर इज व्हाट वी गेट एज आंसर. ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन. देन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हमें क्या मिला था 5 VB स्क्वायर. इफ यू रिकॉल दैट वैल्यू एज 5 VB स्क्वायर, ये है 0. सो वी विल पुट ऑल दीज वैल्यूज, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 था. तो हमें क्या मिलेगा 64.34 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी कितना है 5 VB स्क्वायर माइनस 0. ठीक है, सो अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक ही अननोन है दैट इज VB. तो हमें VB की वैल्यू मिलेगी 5 VB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64.34. तो VB स्क्वायर आ जाएगा 64.34
34 by 5. Once you get an under root of that, the final answer for VB, which we get it as 3.59 meter per second. ठीक है? So the final answer for this is nothing but velocity at point B. तो हमें यही पूछा था कि find the velocity of collar after it has fallen 700 mm. तो after the collar has fallen a 700 mm distance, the velocity is 3.59 meter per second. Thank you.